यूट्यूब चैनल 5PTM। मैं सर प्रियंका साहू। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन श्वसन तंत्र से बनते हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। वैसे तो हम अगर किसी से नॉर्मल ये क्वेश्चन कर ले कि श्वसन क्या होता है, श्वसन के लिए कोई भी ये बोलेगा कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है, बट ये गलत है। श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वसन क्या होता है? तो श्वसन क्या होता है? श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, उसे श्वसन कहते हैं। और देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है, मतलब ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? तो वायुमंडल में युक्त वायु को फेफड़ों के अंदर लेना और उसके बाद जो बची वाली जो भी वायु है जो हमारे आवश्यकता में नहीं आती है, उस वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा कहलाता है श्वासोच्छ्वास, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बट वायुमंडल जो होता है हमारा वो पूरा गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन हमारा O2 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और साथ में और भी गैसें रहती है और जल वाष्प भी रहते हैं। तो ये इसका क्या है? वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज है। और हम कहते हैं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये चीज गलत है। हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं। हम ब्रीथिंग करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं, और जब हमने ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिए तो उसके साथ साथ दूसरी वायु का भी हमारी बॉडी में चली जाती है। तो फिर वो क्या होता है? दूसरी जो भी गैसें हमारी बॉडी में जाती है तो उसमें से जो हमारी ऑक्सीजन होती है ये भोजन के ऑक्सीकरण में यूज की जाती है, और बची वाली जो भी गैसें हैं वो जब हम ऑक्सीकरण करते हैं भोजन का, उसके दौरान हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सभी गैसें बाहर निकल जाती है हमारे नासा मार्ग से। देखिए श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग, वायुमंडल में उपस्थित वायु को फेफड़ों में भरना व वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है। वायुमंडल में युक्त ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों में लेना और क्या करना? फिर उसके बाद फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। निः से आपको याद रखना है निःश्वसन। श्वसन कब नहीं होगा? जब वहां पे क्या होगी? फेफड़ों में हमारे ऑक्सीजन नहीं रहेगी। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन कब नहीं रहेगी? जब वो पूरी की पूरी वायु बाहर निकल जाएंगी। तो हम इससे याद रखेंगे कि निःश्वसन वायु को फेफड़ों में भरना, वायु को फेफड़ों में भरना, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़े में भरना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन वहां पे शोषण नहीं हो रहा, कब नहीं होगा? जब फेफड़ों में ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं, तो उससे हम कह सकते हैं वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। तो जब निःश्वसन होता है तो निःश्वसन वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं? वायु को, जैसे हमने ब्रीथिंग करी, वायु को हमने क्या किया? फेफड़ों में भर लिया। फेफड़ों में भरने से जो हमारा वक्षगुहा होता है, वक्षगुहिका होती है, वक्षगुहिका या वक्षगुहा होता है, उसका क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। ब्रीथिंग लो, वक्षगुहा का क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है, और वहां पर हमारा जो है फेफड़े का जो दाब है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब निःश्वसन की प्रक्रिया होती है तब, मतलब निःश्वसन का मतलब हम वायु को क्या कर रहे हैं? फेफड़ों में ले रहे। जैसे हमने वायु को फेफड़े में लिया तो हमारा जो वक्षगुहिका रहेगा, वक्षगुहा रहेगा, उसका जो होगा आयतन बढ़ जाएगा और हमारे फेफड़ों पर दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा, इधर फेफड़ों का दाब कम होगा और जो हमारी जो पसलियां रहेगी वो ऊपर की ओर उठेंगी। पसलियां क्या रहेंगी? ऊपर की उठेंगी, तो हमारा जो डायफ्राम रहेगा वो नीचे की ओर खिसकेगा। ये होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? निःशोषण। वायु को फेफड़ों में से बाहर निकालना। जब हम वायु को फेफड़ों से बाहर निकाल रहे हैं तो जो होगा, वक्षगुहा का आयतन कम हो जाएगा, फेफड़ों पर दाब बढ़ जाएगा और हमारे डायफ्राम क्या होंगे? ऊपर आएगी और हमारी पसलियां कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। ये दोनों अपोजिट प्रक्रिया है। निःशोषण वायु को फेफड़ों में लेना और निःशोषण होता है वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना। ये तो हो गई हमारी ब्रीथिंग। सभी को पता है कि ब्रीथिंग कैसे करते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही बोलते हैं ना हम लोग ब्रीथिंग में। बस ये तो ब्रीथिंग हो गया। पर भाई हम ऑक्सीजन को लेते क्यों है? ब्रीथिंग के टाइम हम ऑक्सीजन को, हमारी बॉडी में क्या यूज होते हैं, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हम श्वसन में सर्वाधिक कौन सी गैस लेते हैं। तो अधिकतर बच्चे ये टिक लगा देते हैं कि भैया तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के समय, सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? तो जब हम सांस लेते हैं तो जीवधारी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस लेते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं? भाई हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑब्वियसली जब वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो ब्रीथिंग के दौरान कौन सी गैस उसमें जाएगी? तो नाइट्रोजन भी तो जाएगी ऑक्सीजन के साथ साथ। तो पूछा जाता है कि जीवधारी श्वास लेते हैं तो उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस की मात्रा होती है? तो उसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो एक क्वेश्चन अभी हमने देखा कि निःशोषण जब होता है उस प्रक्रिया में हमारा वक्षगुहा का आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो निःशोषण के दौरान वक्षगुहा का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है और निःशोषण के दौरान वक्षगुहा का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो बॉडी में एनर्जी कब बनेगी? जब भोज्य पदार्थ का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन एक उपचय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? उपचय क्रिया है, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ या श्वसन क्रियाधार ग्लूकोज में टूटता है तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। दो क्रियाएं होती है, उपचय और अपचय। उपचय में होता है नई चीज का बनना और अपचय में क्या होता है? टूटना। ये होता है। तो देखिए, यह श्वसन क्रियाधार ग्लूकोज में टूटता है तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। जो भी हम भोज्य पदार्थ खाएंगे वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तभी हमें क्या, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा तभी उसमें से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। देखिए, श्वसन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, ऑक्सी शोषण और अनाक्षी शोषण। अब देखिए, ऑक्सी शोषण और अनाक्षी। ऑक्सी शोषण का मतलब है ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं, और ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी शोषण कहते हैं। सबसे पहले हमने देख ली श्वसन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि मानव का श्वसन तंत्र होता कैसा है, उसमें कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, उनके क्या क्या कार्य। उसके बाद हम देखेंगे श्वसन कितने टाइप का होता है और ऑक्सी शोषण और अनाक्षी शोषण। अब हम देखेंगे मानव का श्वसन तंत्र होता कैसा है। देखिए, ये मानव का श्वसन तंत्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये है नासिका, ये नासा द्वार है जहां से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त वायु का अंदर लेते हैं। नासिका है हमारी, यहाँ से होते हुए नासा मार्ग से होते हुए ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी फिर यहाँ कंठ, और देखिए यहाँ से वायुनाल में होते हुए ब्रोंकस में जाता है। और जो ब्रोंकस है, ये देखो बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो गया है। ये ब्रोंकियोल है। और जो फेफड़े के ऊपर एक और झिल्ली होती है वो कहलाती है प्लूरल झिल्ली। ये वाली प्लूरल झिल्ली है और ये इसमें जो बने हुए हैं गुब्बारे जैसी संरचना, ये वायु कुपिका होती है। और यहाँ पर ये होता है ग्लोटिस, इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। और नासिका क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं नासिका से, वो वायु मार्ग से होते हुए ग्रसनी और फिर ग्रसनी से कंठ, फिर वायुनाल में जाती हुई
कहाँ जाती है, ब्रोंकस तक जाती है। और ब्रोंकस क्या होता है, अलग अलग केशिकाओं में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी वहां पे केशिकाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, यहाँ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम ब्रीथिंग करते हैं, हमने वायु ली, वैसे ही हमारे जो फेफड़े होते हैं फूल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि फेफड़े फूल जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी वायु कुपिकाएं होती हैं ये ऐसी सिकुड़ी हुई रहती है, जैसे गुब्बारा होता है ना, बलून कैसे पिचका हुआ होता है, सेम वैसे ही। और उसको जैसे ही फुलाया जाता है बलून को, वैसे ही वो फूल जाता है। सेम वैसे ही हमारी जो होती है ये वायु कुपिकाएं होती है सिकुड़ी हुई, और जैसे ही उसमें गैसें आती है, ऑक्सीजन आती है, तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। जैसे ही वो फूलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वक्ष हुआ है जिसमें फेफड़े होते हैं वो क्या हुआ, एकदम से ऐसा लगता है कि फूल गया है, इसी का कारण है। और जैसे ही फिर यहाँ पे होती है ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन होती है यहाँ क्यों आती है, तो भाई यहाँ पे ग्लूकोज जैसे हमारा जो भोज्य पदार्थ रहेगा उसके ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन आती है। जैसे ही भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन का काम हुआ, तो जैसे ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर CO2 रिलीज होती है। CO2 फिर यहाँ से, फिर CO2 का कैसा होगा, फिर ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से वायुनाल, फिर वायुनाल से ग्रसनी, ग्रसनी से नासामार्ग, और नासामार्ग से होते हुए नासिका में चली जाती है। ये होता है हमारा मानव का श्वसन तंत्र। क्या होता है, जब भी हम वायुमंडल में घूमते हैं तो जो हमारे वायुमंडल जो है हमारा, उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन है। उसमें पॉल्यूशन के साथ साथ धूल के कण है, बहुत सारे गैसों के मिश्रण है। तो जब भी हम गैसों को लेते हैं हमारे नासा मार्ग से अंदर, तो उसमें बहुत सारी गैसें चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी गैसें तो चली जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज सिर्फ किसका होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, और CO2 के साथ बाहर फिर इसी मार्ग से वापस निकल जाती है सारी गैसें। और अभी हमने देखा कि एक क्वेश्चन बताया था आपको कि सबसे ज्यादा श्वास लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस हम सब सर्वाधिक मात्रा में लेते हैं, तो उसका आंसर नाइट्रोजन है। और वैसे तो हम श्वास में हमारी कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन। और ये हमारे क्या है, डायफ्राम है। अब क्या होता है, जैसे ही हमने सांस ली, जैसे ही सांस ली तो हमारे जो होंगे ना फेफड़े क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। फेफड़े फूलेंगे तो ये जो डायफ्राम है ना से नीचे खिसकेंगे, डायफ्राम क्या होंगे, नीचे खिसकेंगे। फेफड़ों का यहाँ आयतन बढ़ेगा और यहाँ पे ये जो डायफ्राम है वो नीचे खिसकेंगे। ये होता है हमारा मानव का श्वसन तंत्र। और जैसे हमारे जो नोज होती है उसमें छोटे छोटे से हेयर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो वायु आती है उसमें धूल के कण होते हैं, तो वो सारे के सारे कण वहीं आके रुक जाए। देखा होगा आपने कभी, आप क्लीन कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम आपको छींक ज्यादा आती है। छींक आने के कारण यही होता है कि जो आपका नासा मार्ग है वहां पर जो वो हेयर रहेंगे वो उसको ब्रेकर की तरह काम करेंगे कि उनको आने से रोकेंगे, और जैसे ही वो जाने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या आ जाती है, छींक आ जाती है। ये सारी चीजें होती है मानव के श्वसन तंत्र में। ये तो हो गया उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद कि मानव का श्वसन तंत्र हमारे लिए कार्य किस टाइप से करता है। एक चीज देखिए, जो हमारी ये वायु नाल होती है, ये वायु नाल जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली के जस्ट साइड में उसी से चिपकी उसी से लगी हुई आहार नली होती है। तो दोनों नलियां एकदम पास पास में, जैसे ये दो फिंगर है सेम वैसे ही एक श्वसन नली और एक आहार नली एक दूसरे के पास है। तो जैसे ही हम यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम गैसें लेते तो वो तो चली जाती है, और यहाँ ये हमारा मुख है, यहाँ से हम खाना खाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि खाना हमारी श्वसन नली में जाने की बजाय हमारी आहार नाली में चला जाए? ऐसा होता है। क्या होता है, यदि हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते कभी कभी क्या होता है कि वो हमारा जो खाना या पानी होता है वो श्वसन नली में चला जाता है, तभी हमें क्या होता है, ठसका लग जाता है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम मनुष्य की जान भी जा सकती है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं और खाना बस जस्ट निगलने ही वाले होते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारे जो अंदर तो हमारी ऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण वाली सारी क्रियाएं चलती रहेंगी, निशोषण और निशोषण सारी चीजें चलेगी। उसमें हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन उतनी तो यूज होंगी, पर एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम खाना निकलते हो उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, एकदम से कमी हो जाती है। तो इसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस का ढक्कन होता है, यहाँ पर होता है हमारी आहार नली और श्वसन नली के पास में। तो जैसे ही हम
सांस ले रहे हैं, जैसे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो जो एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन है, एपिग्लॉटिस का वो ढक्कन हमारे किस पे, आहार नाल पे आ जाता है, तो हम आसानी से सांस लेते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो जो एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन है वो श्वसन नली पर चला जाता है, तो हमारी आहार नली से खाना होते हुए चला जाता है। इसी का कारण ये है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम जो एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन रहता है वो किस पे होता है, श्वसन नली पे होता है। तो उस टाइम हम क्या होता है, सांस तो ले नहीं रहते, उस टाइम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है। इसी के कारण कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जब आप खाना अंदर निकलोगे उसके बाद एपिग्लॉटिस का ढक्कन आपकी आहार नली पे आएगा और फिर आप वहां से श्वसन नली से क्या लोगे, सांस लोगे। ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है और क्या क्या मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। हमने देखा कि मानव का श्वसन तंत्र कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीशोषण और दूसरा होता है अनाक्षी ऑक्सीशोषण को हम वायवीय शोषण भी कहते हैं और अनाक्षी शोषण को हम अवायवीय शोषण भी कहते हैं। ऑक्सीशोषण होता क्या है, तो ऑक्सीशोषण वो होता है कि ऐसी शोषण की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन भाग लेती है, ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की बिना होती है, उसे कहते हैं हम अनाक्षी शोषण या अवायवीय शोषण। तो देखिए जो ऑक्सी शोषण होता है वो किसमें होता है और अनाक्षी शोषण किसमें होता है, इसके एग्जाम्पल। तो अनाक्षी शोषण जो होता है हमारा वो होता है हमारा कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु। इसमें अनाक्षी शोषण होता है कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु इसमें होता है। और हमारा जो ऑक्सी शोषण होता है वो सभी जीवधारियों में होता है। जीवधारी सभी सजीव जीवधारी जो रहेंगे उसमें वो क्या करते हैं, ऑक्सी शोषण करते हैं। ऑक्सी शोषण बोल सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीशोषण कहलाती है, ऑक्सीशोषण कहलाती है। वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, अनाक्षी शोषण कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सी शोषण, ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे अनाक्षी शोषण कहते हैं। ये ऑक्सी शोषण सभी सजीव जीवधारियों में होगा और जो हमारा अनाक्षी शोषण होता है वो होता है कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु में होता है। अब हम देखेंगे कि अनाक्षी शोषण किस टाइप से होता है। देखिए अनाक्षी शोषण क्या होता है, वह शोषण प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं, अनाक्षी शोषण कहते हैं या अवायवीय शोषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही नहीं है, अब ऑक्सीजन इसमें भाग ही नहीं ले रही है, तो हमारा जो ग्लूकोज रहेगा वो किन किन चीजों में कन्वर्ट होता है और कितनी एनर्जी निकलती है ये चीज हम देखते हैं। तो ये हमारा जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज हमें क्या होगा, जो भी भोज्य पदार्थ हम खाएंगे उससे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। वो टूटेगा ना बारीक भागों में, पीस जाएगा धातु से और क्या होता है तो हमारी बॉडी में चला जाएगा ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बना रहा है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी दे रहा है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके या टूट के क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल रही है और कितनी एनर्जी दे रहा है, तो 2 ATP या इसको बोल सकते हैं 21 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें देता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
अगर होती है तो हमें एनर्जी भी क्या होगी, कम मात्रा में मिलेगी। यदि हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, एथिल अल्कोहल बना हुआ है। यदि हम किसी चीज को सड़ा ले, गला ले, तो उसे इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है अनाक्षी शोषण का दूसरा नाम क्या होता है, तो अनाक्षी शोषण, अनाक्षी श्वसन को किण्वन शर्करा, किण्वन शर्करा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते होंगे, क्योंकि देखो ये जो सड़ी गली चीजें रहती है ना, वो उस वाली प्रक्रिया हमारी कौन सी रहेंगी, सड़ाने गलाने की, क्योंकि वो जीवाणु द्वारा होती है। जो भी कोई भी चीज का भोज्य पदार्थों को जो भी सड़ाने गलाने का काम करती है, वो जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन कहलाती है। और किण्वन की क्रिया से ही हमारा क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। और यहाँ देखिए अनाक्षी शोषण में भी क्या बना हुआ है, एथिल अल्कोहल। तो अनाक्षी शोषण को किण्वन शर्करा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे हमारी ये जो हो गई, अंगूर हो गए, इनको सड़ा गला कर इनकी क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा अनाक्षी शोषण। अब हम देखेंगे ऑक्सीशोषण क्या होता है। ऑक्सीशोषण क्या होता है, तो ऑक्सीशोषण वह श्वसन की प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। सभी सजीव जीवधारियों में कौन सा शोषण होता है, तो ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण में क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, और उसके साथ में कुछ एनर्जी मिलेगी। अगर किलो कैलोरी में पूछा जाए तो हम बोलेंगे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। और अगर एटीपी में पूछा जाए तो ये होती है 38 एटीपी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो हमारा ऑक्सीशोषण है, ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जो हमारा अनाक्षी शोषण होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अनाक्षी शोषण का हमने अंतिम उत्पाद अभी देखा कि एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, H2O के कुछ अणु होते हैं, और साथ में हमें 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। तो भाई ये जो भी एनर्जी बन रही है इसका करते क्या है, तो ये एनर्जी का हम जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसको करने के लिए हमें एनर्जी लगती है, वो सब चीजों में ये यूज हो जाती है। और अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है तो हमारी कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें सुरक्षित रहेगी। आपको पता है ना, जैसे बिजली, घर में बिजली बनती है, पावर हाउस में बिजली बनती है, तो सारी बिजली तो सप्लाई नहीं की जाती है ना, सप्लाई करने के बाद भी बिजली को बचा के रखा जाता है। वैसे ही हम बॉडी में क्या होता है, एनर्जी को बचा कर रखते हैं। और वो एनर्जी को कहाँ बचा करके रखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसमें हमारी सारी एनर्जी क्या होती है, सेफ रहती है। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि गैसों का परिवहन कैसे होता है। जो हमारी बॉडी में हमने ऑक्सीजन ली और उसके साथ दूसरी भी गैसें ली, तो ऑक्सीजन का हम किस टाइप से यूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है। देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि गैसों का परिवहन कैसे होता है, गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन करती क्या है, फिर उसके बाद में हमारे नासा द्वार से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कैसे होती है। अब देखिए, गैसों का विनिमय फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिका में होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में तथा रक्त से CO2 फेफड़े में विसरित होती है। क्या होता है, गैसों के परिवहन में गैसों का विनिमय फेफड़ों में होता है। गैसों का आदान प्रदान हम कहाँ में करते हैं, फेफड़ों में करते हैं। फेफड़ों में क्या होती है, ऑक्सीजन जाती है, वायु फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिका में होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में, फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, रक्त में जाएगी, और रक्त से में जो CO2 रहेगा वो फेफड़ों में विसरित होता है। ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन। भैया ऑक्सीजन का परिवहन होता कैसे है, तो लंग्स में कैसा होता है, हाँ ये बोल सकते हैं कि फेफड़े में ऑक्सीजन किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से कार्य करती है। तो ये Hb मतलब हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ से हो गया,
कहाँ से आगे आप लोग सोचोगे? तो देखिए जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है और सभी कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसी वाली जो रहेगी कोशिका, उनमें सब में तो ब्लड पाया जाएगा और हमें पता है कि जो ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारी कोशिकाओं से मिलेगा। तो कोशिकाओं में रक्त कोशिका मतलब आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होगा वहां से, उसमें से जो हमारी कोशिकाओं में, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है, मतलब कोशिकाओं में जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा और फिर कोशिका में ऑक्सीहीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये भी कैसे होता है? तो क्या होता है, जैसे हमने ब्रीथिंग ली, सांस ली, गई हमारे अंदर वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु गई फेफड़ों में, क्या होगा हमारी, जैसे ही हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमें फेफड़ों में क्या होता है, ऐसा लगता है कि वहां पे ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा में हो गई, तो वो ऑक्सीजन के जो अणु रहेंगे ना वो क्या करेंगे, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और जो ऑक्सीजन रहेगी वो क्या करेगी, बाहर में हमारी जो पूरी कोशिकाओं में तो रक्त बह रहा, तो उन कोशिकाओं में जाकर हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी। हर ऑक्सीजन का एक अणु हीमोग्लोबिन के अणु से क्या करेगा, क्रिया करेगा और क्रिया करके वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा और फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे क्या लगने लग जाता है, इधर तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है फेफड़े में, पर जैसे हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उसे लगने लगता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन को कि भाई यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाया वहां से वो क्या करता है, वो फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन का अणु वहीं छोड़ देता है। तो इससे कोशिकाओं को क्या मिल गया भैया, ऑक्सीजन मिल गया, वो ऑक्सीजन छोड़ जाएगा और फिर हीमोग्लोबिन के अणु फिर कहाँ से आ जाएंगे, हमारे फेफड़े में आ जाएंगे। ये क्रिया होती है ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का परिवहन कैसे होता है। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है फेफड़ों से कोशिकाओं तक होता है और जो हमारा CO2 का परिवहन रहेगा वो कोशिका से फेफड़े तक कैसे होगा। तो देखिए जो हमारा CO2 रहेगा, ये CO2 बना कहाँ से है, तो जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहां पर क्या बना दिया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी है। तो ये कोशिकाओं से में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी, तो जो हमारे अंदर हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा पाया जाता है, तो प्लाज्मा में ये घुलकर ये जो कार्बन, ये जो CO2 है ना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी प्लाज्मा में घुल जाती है और प्लाज्मा में घुलने के बाद ये कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। CO2 प्लस H2O, यहाँ बना रही है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। अब ये कार्बोनिक अम्ल बना के करती क्या है, तो देखो ये तो हो गया प्लाज्मा में घुलकर क्या करती है। उसके बाद हम देखेंगे बाइकार्बोनेट्स के रूप में आरबीसी में निर्माण। अब आरबीसी मतलब हमारी रुधिर जो कणिकाएं रहती हैं उसमें क्या होता है, रुधिर कणिकाओं में पोटेशियम पाया जाता है और हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें सोडियम पाया जाता है। तो जो हमारा ये बना है H2CO3 जो कार्बोनिक अम्ल बना हुआ है, ये क्या करता है, H2CO3 H+ और HCO3- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा ये जो होता है H+ और HCO3, ये जो आयन होते हैं उसमें से जो HCO3 आयन है ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब बोलोगे कि हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम कहाँ से आ गया, तो भाई जो सोडियम होता है वो हमारा पाया जाता है प्लाज्मा में और जो पोटेशियम होता है वो हमारा पाया जाता है रक्त में। तो रक्त में उपस्थित पोटेशियम से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा कार्बोनेट, और ये सोडियम से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ये बना लिया, उसके बाद फिर ये क्या होता है, Na के फॉर्म में Na, ये K को पोटेशियम को वहीं छोड़ देता है, Na को Na के फॉर्म में वहीं छोड़ देता है और इसमें से फिर से क्या होता है, थोड़ी देर बाद CO2 निकल जाती है और CO2 क्या होगी, हमारे फेफड़े में रह जाएगी। कोशिका से फिर से कहाँ हुआ, आप पहुंच गए फेफड़े तक पहुंच गए और फेफड़ों में हमारी CO2 आ गई। अब ऑक्सीजन का जो परिवहन चलते रह रहा है और फेफड़ों से फिर क्या, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 और दूसरी भी सारी जो भी गैसेस है वो सारी हमारी नासा मार्ग से होते हुए कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ये है मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव के श्वसन तंत्र में हमने देखा कि हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं, फिर फेफड़ों तक जाती है, वो फेफड़ों से कहाँ, फेफड़ों में कहाँ से जाती है, ये भी चीज हमने देख ली। मानव का श्वसन तंत्र देखा, उसमें देखा कि हमारी जो
वायु है वो कहाँ कहाँ से होते हुए पहुंचती है, फिर वहां पर जाएगी, फिर वहां पर फेफड़ों में क्या होगा, ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज से क्रिया करके क्या कर लेगी, बॉडी में एनर्जी बना लेगी और जो भी एनर्जी रहेगी वो हमारी कहाँ से सुरक्षित रहेंगी, तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सुरक्षित रहेंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, हाउस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो वो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें वहां ऊर्जा संचित कर लेगा और फिर जो बची हुई ऑक्सीजन रहेगी वो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये सारी चीज हमने देखी, ऑक्सीजन का परिवहन देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखा, ये है हमारा श्वसन तंत्र। सभी जीवधारियों को श्वसन करने के लिए श्वसन अंग होते हैं, तो मनुष्य के अंदर श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़े। मनुष्य के अंदर श्वसन अंग है फेफड़े, लंग्स जिसे कहा जाता है। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंदर जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया होता है। और हमारा जो केचुआ होता है उसका श्वसन अंग होता है त्वचा, स्किन, वो स्किन से सांस लेता है। और हमारे मछली का श्वसन अंग है गलफड़े। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सोचा होगा ना कि मछलियां पानी में रहती है, तो क्या मछलियों को ऑक्सीजन वहां कितनी मिलती होगी, कैसे मिलती होगी, ये चीज कभी सोची होगी आपने, और मनुष्य को कितनी मिलती होगी। तो आप एक चीज याद रखिए, जो थल पे रहते हैं उन वो सभी जीवधारियों को पानी में रहने वाले जीवधारियों से अपेक्षाकृत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहां पर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है और पानी में ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम होता है। तो जो मछली होती है ना वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है और मछली का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गलफड़े। आज हमने इस लेक्चर में देखा श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। और हमने ये भी देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। Thanks for watching. Have a nice day.